नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बीपीएससी टीचर के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है, उसके सेट का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, जब तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट आ नहीं जाता है, जैसे अभी जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो लीक हो गया था उसके कारण एग्ज़ाम को जो है न स्थगित कर दिया गया है, और अब जो एग्ज़ाम डेट आने वाला है, ज़्यादा चांस है कि आपको एग्ज़ाम डेट जो आएगा इलेक्शन वगैरह अगर ये सब हो जाता है उसके बाद ही आएगा। यानी कुल मिला के आपके पास तो 2 ढाई महीना बचा हुआ है। अगर 2 महीना भी मान करके चलते हैं तो 60 दिन हुआ। अगर एक दिन में अगर एक सेट भी लगाते हैं तो 60 वो सेट लगा करके अगर आप हॉल जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज से हम जो है ना सेट शुरू करने वाले हैं। जैसे रुक्मणी का ख़त्म हो जाएगा तो आपको किरण का भी सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद एडुटेरिया वगैरह जितना भी मतलब अच्छा-अच्छा पब्लिकेशन का है, उन सभी का जो है मतलब एक्सप्लेन सेट का डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टाइम पे सक्सेस हो जाने का मतलब जो है उसका अलग ही बात होता है। नहीं कहते हैं कि जब हम उसके खरीदार हुए तब वह दूसरे का हो चुका था। तो वही बात हुआ कि टाइम पे जो है दोस्तों हर चीज़, इसीलिए इस बार जो बहाली है इसमें प्रयास करना है कि अपना एक सीट कम से कम कन्फर्म कर लें। तो आज हम आपको अभी जो शुरू करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का यह सेट नंबर 9 से शुरू करेंगे। 8 तक जो है बुक में टिक लगा दिए हैं, इसीलिए इसका डिस्कशन और देख रहे हैं। अगर पीडीएफ कहीं से अगर अवेलेबल हो जाता है तो उसका भी हम करवा देंगे। तत्काल अभी 9 से जो है आपको हम मतलब सेट का डिस्कशन अभी करेंगे। तो यह रुक्मणी का जो है दोस्तों आपको सेट नंबर 9 है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है आपको मैथमेटिक्स पेपर का जो दोस्तों प्रश्न है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपको जो है दोस्तों 30 हिंदी पूछा जाएगा। 30 हिंदी से क्वेश्चन रहेगा। जो है आपको क्या कहते हैं उसको, जो क्वालिफाइड नहीं मतलब क्वालिफाइड नेचर का है हिंदी, जो आपको दोस्तों 30 मार्क का जो हिंदी पूछा जाएगा उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। टोटल जो है आपको 30 में आपको कितना 9 मार्क लाना है, यानी 30% 9 मार्क लाना है। बाद बाकी आपका मेरिट जो बनेगा दोस्तों, इधर जो 120 क्वेश्चन पूछेगा उस पर आपको मेरिट बनने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 120 वाला सेक्शन में अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न को। इसमें जो सो मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन जो है दोस्तों आपको अलग वाला अलग से वीडियो लाएंगे, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरीक़ा से हम बताएंगे। अभी जो है तत्काल जीके जीएस का जो भी प्रश्न है उसको हम अच्छी तरीक़ा से सॉल्यूशन करके अभी आपको हम बताने वाले हैं, डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं जीके जीएस के प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपको। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो है जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये तीनों लोग जो थे है दोस्तों उदारवादी मतलब विचारधारा के थे। सप्रू, जयकर और चिंतामणि ये तीनों लोग जो है उदारवादी विचारधारा के थे, में टूट गए। मतलब तीनों टूट गए, तीनों में टूट हो गया। जिन्होंने गठन किया, कौन सी का गठन किया दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन का जो है इन्होंने गठन किया। क्वेश्चन था दोस्तों कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर अंग्रेजों ने एक
महत्वपूर्ण रुख अपनाया। यानी 1918 में जो मोंटफोर्ट का सुधार हुआ उस पर अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण क्या अपनाया दोस्तों, रुख अपनाता है, और जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए। और जिन्होंने कौन चीज का गठन किया, तो उन्होंने दोस्तों इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो क्या करते हैं, गठन करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 47 नंबर प्रश्न दिया है आपको। 46 हो गया, 47 में बता रहा है आपको। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना दोस्तों किसने किया, महात्मा गांधी ने। अभी जो पेपर लीक हुआ है दोस्तों, जैसे TRE 3 का जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न हूबहू पूछा है। यह प्रश्न जो आपको वहाँ पे हूबहू पूछा था कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी का जैसे आपको क्या है, प्रमुख प्रमुख समाचार पत्र है, जैसे है आपको यंग इंडिया, हरिजन, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पॉलिटिकल मैं गुरु गोपाल कृष्ण मैं पॉलिटिकल गुरु, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हितकारनी भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हितकारनी सभा का गठन किया गया है। मूक नायक के लेखन किसने किया है, भीमराव अंबेडकर ने। मूक नायक हो गया, जन नायक नहीं दोस्तों, मूक नायक। उसके बाद जो है आपको हितकारनी सभा, ये सब का राइटर कौन है, भीमराव अंबेडकर। जगजीवन राम को जो है बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जगजीवन राम को बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बाबू जगजीवन राम इसको बोला जाता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को जननायक भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, जननायक कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने ही जो है नेपाल में जाकर के आजाद रास्ता का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। एग्जाम में पूछा जाता है कि आजाद रास्ता का आंदोलन मतलब गठन किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन आपको डाल देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो आजाद रास्ता का गठन जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, वह जो आपको कब किया गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको दिया है इधर 48 नंबर कि नगरों में असहयोग आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, असहयोग आंदोलन में, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यानी असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन आपको बोल रहा है सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। तो आंदोलन में बोल रहा है कि केवल उच्च जाति के लोग और अमीरों ने भाग लिया, ऐसा बात नहीं है। आंदोलन में जो है सभी लोगों ने कुल मिलाकर जो कह सकते हैं भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में लगभग सभी लोगों ने, मजदूर लोग जो भी हो या निम्न मध्यम वर्गीय लोग, यानी जी हर टाइप के लोग जो है आपको असहयोग आंदोलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। आपको दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताना है हमको कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, और जिस दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ उसी दिन जो है किसका मृत्यु हो गया था, ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। दूसरा है दोस्तों कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है दोस्तों, गलत है, बहिष्कार नहीं किया गया था। उसके बाद है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया
और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दिया था। तो यह क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। लेकिन आपको प्रश्न के में बोला गया है कि कौन कौन स्टेटमेंट जो है, कौन कौन कथन गलत है। तो 1 नंबर और 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 से अधिक। और एग्जाम के अंदर में मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है आपको, किस आंदोलन में हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने भी इस्तीफा दे दिया और वकील ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया था। तो यह किस आंदोलन में इस टाइप का घटना हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में इस टाइप का घटना क्या हुआ था, घटा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगा गांव। बंगा गांव कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। भगत सिंह को दोस्तों आज ही के दिन में फांसी दिया गया था दोस्तों, 23 मार्च को। कब दिया गया था फांसी, 23 मार्च को। आपको कमेंट में इसभी कमेंट करना है कि 23 मार्च को तो फांसी दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था, 23 मार्च ईस्वी बताना है। और भगत सिंह का एक मतलब अच्छा स्टेटमेंट है कि मतलब कान तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका की जरूरत होती है, इस टाइप से उसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो भगत सिंह का जन्म पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो बंगा गांव में। और भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत का स्थापना किया था। नौजवान भारत का स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने। नौजवान भारत का स्थापना किसने किया, भगत सिंह ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय को मरम्मत किसने किया। तो पूछेगा दोस्तों कि सुदर्शन झील जो है उसका जो है आपको क्या बोल रहा है कि मरम्मत किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको रुद्रदामन। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया दोस्तों, रुद्रदामन ने किया। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया, रुद्रदामन ने किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध जिस टाइम पर हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एम हर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एम हर्स्ट। अगला प्रश्न है आपको कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सही हो जाएगा दोस्तों आपको सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, इससे पहले जो है दूसरा चीज बोल रहे थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों, सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें दोस्तों बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको जीके मतलब एक तरीके से हम रटा रहे हैं आपको, यानी रटाने वाला चीज वर्ड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जीके को जो है आपको एक तरीका से आपको रटना भी पड़ेगा और मैप भी थोड़ा जो है ना पढ़ना पड़ेगा। बिना मैप का जीके जैसा आपको अच्छा नहीं होगा। तो बार बार नहीं बोला जाता है रटतन विद्या घष्टन जोर ने जेदा तो थोड़बो थोड़, यानी अपना भाषा में बोले हैं। तो इसीलिए जो है ना बार बार कोनो चीज को रटते हैं ना तो वो बार आपको क्या होगा, याद होगा, कंठस्थ होगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। सही उत्तर हो जाएगा आपको हर्यक वंश का। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, हर्यक वंश का। और जिस टाइम पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे जो है किसका शासन काल था भारत पर, तो नंद वंश का शासन था। उस टाइम पर जो है नंद वंश का शासन था।
और नंद वंश को किसने खत्म किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश को किसने समाप्त कर दिया? मौर्य वंश ने। किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से चाणक्य, यानी जिसको चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को क्या कर दिया, जो है खत्म कर दिया। नंद वंश के उस टाइम पे राजा कौन थे दोस्तों? घनानंद। बोल रहा है बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? बुद्ध जिस टाइम पे जो है आपको क्या कहते हैं कि गृह त्याग किए थे, घर को त्यागे थे, उस टाइम पर जो है उसके गुरु का क्या नाम था? तो उसके गुरु का नाम था दोस्तों अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे, यानी गृह त्याग के बाद उनको कौन शिक्षा दीक्षा शिक्षा देने का काम कर रहे थे? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता है? लाल बख्श किसको कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। रक्त एवं लोह नीति का आलम्बन किसने किया था? बलबन ने। रक्त एवं लोह नीति का आलम्बन किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को जो है सशक्त मिला, मजबूती मिला था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोल सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है, यानी किसके शासन में स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली? तो लॉर्ड रिपन के काल में। अगला प्रश्न है आपको कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व जो है कौन सी घटना घटी थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको काकोरी षड्यंत्र कांड। काकोरी षड्यंत्र कांड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 को होता है। उसके बाद साइमन कमीशन भारत में कब आता है? 1928 में आता है। काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 में होता है। तो सबसे पहले कब हुआ दोस्तों? 1925। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? टोटल दोस्तों आपको 3 दिल्ली दरबार हुआ था। कितना दिल्ली दरबार हुआ था? 3 दिल्ली दरबार हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार के, इसमें कहने का मतलब है कि प्रथम दिल्ली दरबार के समय आपको पूछ रहा है, तो प्रथम दिल्ली दरबार के समय जो है आपको लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन था वायसराय। और अंतिम जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उसमें जो है आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। और उसके बाद जो है प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय 1903 में हुआ था। तीसरा 1906 में हुआ, 1911 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार जो 1877 में हुआ था उसमें जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और अंतिम दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था उसमें कुछ अहम फैसले लिया गया था, जिसमें से प्रथम फैसला था कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और दिल्ली राजधानी को जो है कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? दिल्ली। राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? तो वहीं अभी आपको बोले 1911 होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक कन्फ्यूजन रहता है कि
घोषणा जो है 1911 में हुआ। जैसे आपको अभी हम बताएं कि टोटल तीन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें कुछ अहम फैसले लिया गया, जिसमें से पहला फैसला था कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, और दूसरा यह फैसला था कि मतलब पहले राजधानी जो है 1911 से पहले जो है या 1911 तक दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता था, लेकिन 1911 में यह घोषणा किया गया, 1911 में पर ध्यान से सुनिएगा, 1911 में यह घोषणा किया गया कि दिल्ली का राजधानी को जो है अब जो है भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कर दिया जाएगा। 1911 में घोषणा हुआ, लेकिन स्थानांतरण कब हुआ, यानी कब से दिल्ली जो है भारत की राजधानी हो गया कोलकाता के बाद, 1912 में। 1911 में घोषणा होता है और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है कोलकाता को हटा करके। तो पूछेगा कौन दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ, तो तीसरा दिल्ली दरबार में इस टाइप का घोषणा हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 1857 का जिस टाइम पे विरोध हुआ था, उस टाइम पे जो है आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है, इस क्वेश्चन में एक से अधिक लिया है आंसर, और लेफ्टिनेंट हडसन तो था ही, लेफ्टिनेंट हडसन भी था, लेकिन ये दोनों नाम में हमको कन्फ्यूजन हो आ रहा है। इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर बुक में एक से अधिक लिया है, तो ये लोग भी होंगे, थोड़ा इसको आप लोग सर्च करके अपना से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी का नाम निरंजना नदी है? निरंजना नदी था, तो किस नदी का नाम जो है निरंजना नदी है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है? सही उत्तर हो जाएगा आपको हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु का क्या नाम है? जावा गर्त। अगला प्रश्न है कि कोटा कीना बालू सर्वोच्च शिखर है। कोटा कीना बालू सर्वोच्च शिखर है, कौन सी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? कहाँ का? मलेशिया का। मलेशिया का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? कोटा कीना बालू। मलेशिया के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? कोटा कीना बालू। मलेशिया के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? कोटा कीना बालू। इसी तरीका से आपको जो है ना याद करवा दिया जाएगा। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लोह धातु का कौन सा स्थान है? यानी पृथ्वी की भूप्रटी में जो धातु पाया जाता है उसमें जो है धातु की प्रचुरता है, तो उसमें प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे कौन आता है? तो प्रथम पे दोस्तों ऑक्सीजन आ जाएगा, दूसरा पे जो है लोहा आता है, दूसरा स्थान पे क्या आता है? लोहा आता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, यह आपको जवाब देना है। भारत का सबसे गहरा भारत में गुजरात सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो यह गलत है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो है आपको तमिलनाडु का एक नाम भूल रहे हैं दोस्तों, वह जो है आपको सबसे बड़ा समुद्र तट है। उसके बाद भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। जोग जलप्रपात दोस्तों उच्चतम नहीं है, जोग जलप्रपात जो है उच्चतम नहीं है। उच्चतम जलप्रपात का नाम है, भारत के उच्चतम जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात जो है आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा।
3 नंबर में दिया है कि भारत में कोवालम समूह सबसे बड़ा समुद्र तट है। भारत में कोवालम जो है सबसे बड़ा समुद्र तट है। यह आपका क्या है? सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक गहराई भूमध्य रेखा से आधी होती है? किस अक्षांश रेखा की वास्तविक गहराई जो है भूमध्य रेखा की क्या होती है? आधी होती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा आपको 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपको। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक में शामिल नहीं है? तो देखिए, महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले दोस्तों 2 कारक होते हैं। एक तो प्राथमिक कारक, एक होता है द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक में दोस्तों कोरियोलिस बल भी आ जाएगा, पवन भी आ जाएगा। तो ए और सी दोनों होगा आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और द्वितीय कारक में देखिए, महासागर की स्थला आकृति तो है ये है। मान लीजिए कि कोई भी धारा किधर मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, उसकी स्थला आकृति पर भी डिपेंड करता है। तो वह तो उसका कारक है ही, उस पर तो ध्यान नहीं देना। लेकिन उसको छोड़ करके, यानी वह तो आपको द्वितीय कारक में आ गया कि वो तो है ही है। लेकिन प्राथमिक कारक में जो है कोरियोलिस बल भी आता है, पवन भी आता है, गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो है आपको महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो पश्चिमी घाट पे जो है ग्रीष्मकालीन मानसून दोस्तों सबसे पहले आता है। जैसे ये भारत का अगर नक्शा हो गया तो इधर से इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोला जाता है। और इधर से मानसून जाता है, इधर से मानसून, तो इसको बोलेंगे। तो वही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो सबसे पहले कहाँ आएगा? तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पे आता है, उसके बाद इधर पूर्वी घाट की तरफ पहुंचता है। चलिए, उसके बाद है गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में जो है ब्राजील, भारत और चीन का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है और चीन का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे जो है गन्ना उत्पादन में ब्राजील आता है, दूसर पे भारत आता है, तेसर पे चीन आता है, तीसरा पे कौन आता है? चीन आता है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन आएगा? ब्राजील, दूसर भारत, तीसरा चीन आएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? मिस्र में जो है दोस्तों गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा आपको खामसीन कहा जाता है। खामसीन कहा जाता है। और 2023 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि मिस्र के ही बेंजामिन, मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र का उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? थोड़ा याद नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए। 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे मिस्र के ही राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति का थोड़ा नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसका मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोवेल था। इमैनुअल मैक्रोवेल 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसका मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और 2023 में जो हुआ था गणतंत्र दिवस उसका जो है आपको मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है किस 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 3 वर्ड को जोड़ा गया था। 2 वर्ड जो है आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई?
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपको 1949 में। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया और जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई? 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? देखिए यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि पंचायती राज संस्था में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि मतदान करने के लिए 18 वर्ष है। यहाँ आपको क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है कौन चुनाव, यहाँ पे देखिए चुनाव में भी कौन चुनाव, पंचायती राज संस्था का जैसे सरपंच हो गया, मुखिया बनना चाहते हैं, ये सब अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव में अगर उम्मीदवार के आप हैं, उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपका उम्र कम से कम जो है 21 वर्ष होना चाहिए और मतदान करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने के लिए हर चीज़ में आपको 18 वर्ष होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा, राज्यसभा, किसी का भी, सॉरी राज्यसभा नहीं, लोकसभा या इधर विधानसभा किसी का भी मतदान कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। जबकि MP MLA बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों? 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। इस बार जो है TRE 3 में क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए न्यूनतम, तो 30 वर्ष होगा उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार को से उड़ीसा को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत जो है बिहार को उड़ीसा से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है उड़ीसा को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। सॉरी, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 1936 में अलग हुआ था। दोस्तों मोटिवेशन लैक नहीं होना है, मोटिवेशन को खत्म नहीं करना है। कहते हैं दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कोशिश करते रहना है, पढ़ते रहना है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। अगर रस्सी को एक जगह ही बार बार घसेंगे, बार बार घिसते रहेंगे तो पत्थर पे भी निशान बन जाता है। पत्थर पे भी क्या बन जाता है? सिल पर परत निशान। सील मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर पे भी दोस्तों क्या हो जाता है? निशान पड़ जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम एक ही चीज को बार बार रटते रहेंगे, घसते रहेंगे, तो काहे ना हमको याद होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। चलिए 75 नंबर प्रश्न है आपको कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? यानी कहने का मतलब हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसको एक मतलब सिस्टमेटिक तरीका से या अच्छी तरीका से उसको जो है, या अभी जो भारतीय संविधान का कॉपी जो है, ओरिजिनल कॉपी है, उसको जो किसने लिखा का मतलब कि हस्तलिखित किसने किया? नियम कानून तो भीमराव अंबेडकर का था, लेकिन सबको हस्तलिखित रूप में प्रेम बिहारी नारायण राय जैदा ने, इन्होंने जो है हस्तलिखित किया भारतीय मूल संविधान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को। पूछेगा एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कि भारत का प्रथम ग्राम पंचायत का क्या नाम है? नागौर। कहाँ है दोस्तों? नागौर राजस्थान में। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। आप पूछेगा दोस्तों
कि कब इसका गठन किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को इसका गठन किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। यहाँ पे ग्राम पंचायत अगर रहेगा तब तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि न्याय पंचायत शब्द पे दोस्तों गौर करना है, नहीं तो नहीं कहते हैं नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो वही बात है, अगर आप मतलब स्पीड से प्रश्न पढ़ देते हैं, हर एक शब्द को ढंग से नहीं पढ़ते तो आपका प्रश्न वहाँ पे गलत हो जाएगा। या किस स्पीड में पढ़ लेंगे, ग्राम पंचायत पढ़ लेंगे तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है आपको पूरा है न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत का सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता समिति। किसने किया था दोस्तों? अशोक मेहता समिति ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए। इस बात को भी याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 57 में कहा गया है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस बार दोस्तों TRE 3 में पूछा था, जो पेपर कैंसिल हुआ है, उसमें अनुच्छेद 17 पूछा था कि अनुच्छेद 17 का में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया दोस्तों? अस्पृश्यता का बात किया गया है, छुआछूत का बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उसका जो है नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? पदच्युत का मतलब हुआ दोस्तों कि पद से हटा दिया जाएगा। कौन उसको हटा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, अगर लोकसभा में तत्कालीन जितना भी सदस्य आते हैं, अगर उसमें से बहुमत, उसका बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है और वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उपाध्यक्ष को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिखकर किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, वह अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह त्यागपत्र किसको लिख कर देगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2025-26 तक क्या अनुमानित किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत जो है राजकोषीय घाटा जो है आपको अनुमानित किया गया है कि 4.5 से भी अगला साल क्या करेंगे? कम कर देंगे राजकोषीय घाटा को। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो GDP का मूल्यांकन कैसे करते हैं? जैसे ANP निकालना है तो ANP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको दोस्तों दिया हुआ
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय किसी को कहते हैं कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं का धन मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान करता है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सेवाएं प्रदान करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। अधिकांश जब ये रहेगा प्रश्न में लिखल दोस्तों, तो प्रयास करना है कि उसका आंसर जो है आपको डी नंबर नहीं लेना है, उसी 3 ऑप्शन में से जो ना आपको एक चुनना है, लगभग वही सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की विधिग्रह मुद्रा क्या है। तो भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। अमेरिका में डॉलर चलता है। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन करता है। तो सोना का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, देश कौन है दोस्तों, चीन है। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि किसके पास सोना का सबसे अधिक संरक्षित भंडार है, यानी भंडार किसके पास है। तो भंडार जो है आपको अमेरिका के पास है। भंडार किसके पास है, अमेरिका के पास है। उसके बाद जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता किसके द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपको गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा जो है आय की असमानता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको अगला प्रश्न है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर क्या है। इससे पहले TRE 1 में फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम में क्वेश्चन आया, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया था कि बिहार के महिला साक्षरता दर कितना है। ये भी आपको दोस्तों कमेंट करना है। शायद 51.50 है, ये हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है और जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई से 1/5 है। तो वास्तविक ऊंचाई से 1/5 है। मान लीजिए कि लड़का का ऊंचाई है 5 फीट, तो उधर भी 5 फीट अगर ऊंचाई है लड़का का, तो वस्तु प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 5 गुना 1/5 यानी 1 फीट। उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है दोस्तों, 1 फीट। यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा जब ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब जब ये छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड का भार जो है उत्तरी ध्रुवीय व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है। यानी उत्तरी ध्रुव पर WP है और विषुवत रेखा पर WE है। तो यदि पृथ्वी को घूर्णन को क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या होगा। तो पृथ्वी का घूर्णन जब ये रुक जाएगा दोस्तों, तो WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WP का मतलब उत्तरी ध्रुव पर जो वस्तु रखा हुआ है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि फोटोन क्या है। तो फोटोन किसको कहते हैं, फोटोन कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक क्वांटा है। यानी प्रकाश के कण जब बंडल के रूप में गमन करता है तो उसी को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। उसी को क्या बोलेंगे, फोटोन बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है।
आयोडीन 123 का उपयोग कौन चीज में करते हैं? आयोडीन का उपयोग कभी भी मोतियाबिंद में नहीं होगा, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में करते हैं, यह सही है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया थेरेपी में करते हैं, यह भी क्या है दोस्तों, सही है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया थेरेपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं, कब खो देते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको, गर्म किए जाते हैं। गर्म, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यानी चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे या पीटेंगे तो वह चुंबकीय गुण अपना क्या करेगा, खो देगा। चुंबकीय मतलब चुंबकीय पदार्थ को कभी भी आप पीट नहीं, यानी पीटिएगा या गर्म कीजिएगा तो वह चुंबकत्व को, अपने चुंबकत्व को, अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगला प्रश्न है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो ध्वनि जो है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट माध्यम के भी प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें का झोंका को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या होता है, झुक जाता है या अपने पद से विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो कौन सी घटना घटेगा? तो तीनों जो है एक साथ गिरेगा। निर्वात में किसी भी वस्तु को गिराएंगे, चाहे उसका वजन भले ही अलग अलग हो, लेकिन तीनों वस्तु को जब हम गिराएंगे तो तीनों निर्वात में क्या होगा, एक साथ गिरेगा। तीनों वस्तु निर्वात में जो है आपको एक साथ गिरेगा। बेंजीन सॉरी बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है? तो बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है? तो बेंजीन में सिग्मा 12 गो होता है, पाई 3 गो होता है बॉन्ड। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन टिंचर निम्न में किसका विलयन है? आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका विलयन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अल्कोहल, पोटासियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? यानी जिलेटिन का उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों करते हैं? तो जिलेटिन का प्रयोग ऑक्सीजन बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि कोलाइडी को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल को रोकने में हम जो है जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गंधक में बारूद की उपस्थिति, गंधक में बारूद की उपस्थिति यानी गंधक में जो है बारूद क्यों मिलाया जाता है, बारूद में जो है गंधक क्यों मिलाया जाता है, ये पूछ रहा है। बारूद में गंधक क्यों मिलाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वलन ताप को घटाने के लिए। ज्वलन ताप को घटाने के लिए जो है बारूद में हम क्या करते हैं, गंधक को मिलाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जब 1.47 अपवर्तनांक के कांच के किसी उभयलोत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह एक समतल परत की भांति व्यवहार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस द्रव का अपवर्तनांक क्या है। तो जब ये आपको ये बता दे कि 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के किसी उभयलोत्तल लेंस को किसी द्रव में जो हम डुबाएंगे और वह द्रव जो है समतल परत की भांति व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब है कि कांच के अपवर्तनांक के बराबर है। यानी उस द्रव का अपवर्तनांक जो है कांच के अपवर्तनांक के क्या है, उभयलोत्तल लेंस का अपवर्तनांक जो है कांच का अपवर्तनांक के क्या है, बराबर है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा एक क्वालाइडी नहीं है, निम्न में कौन सा एक क्वालाइडी नहीं है? तो घी जो है क्वालाइडी नहीं है, घी क्वालाइडी के अंतर्गत नहीं आता है।
निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन है? CO2 है दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड। CO2 क्या है? एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड है। CO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो H2O यानी जल का क्वथनांक जो है सबसे क्या होता है? अधिक होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का जो है सबसे अधिक क्या है? कुचालक है। सही हो जाएगा दोस्तों, अधिक कुचालक है। सही उत्तर हो जाएगा आपको, पारा जो है ऊष्मा का क्या है? अधिक कुचालक है। उसके बाद आसुत जल भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? यानी फल में अधिकतम क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहलग्नता लिंकेज शब्द किसमें प्रयोग किया जाता है? तो लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? T.H. मॉर्गन ने। लिंकेज शब्द किसने? सहलग्नता यानी लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? सही उत्तर हो जाएगा T.H. मॉर्गन ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि सबसे मीठा चीनी कौन है? सबसे मीठा चीनी का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको, फ्रुक्टोज को जो है सबसे मीठा चीनी के अंतर्गत रखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक कूट बना होता है, अनुवांशिक कूट में होते हैं, अनुवांशिक कूट में क्या होता है? ये सभी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक। निम्न में से कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा C नंबर, सिफिलिस यानी सुजाक जो है ट्राई चूरिस द्वारा होता है, यह क्या है? आपको सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त केवल एक रक्त के प्रकार में बल्कि, यानी आधान में रक्त न केवल एक रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा आपको RH कारक में, यानी रक्तदान जब आप कर रहे हैं, आधान का मतलब क्या है हुआ कि रक्तदान अगर आप कर रहे हैं, ब्लड का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि जो है उसका RH कारक भी क्या होना चाहिए? संगत होना चाहिए। अगला प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि RH कारक का खोज जो है किसने किया था। उसके बाद विटामिन के आवश्यक है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया किसका संक्रमण है? निमोनिया जो है दोस्तों आपको फेफड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है। तो यहाँ पे कहीं भी फेफड़ा ऑप्शन में नहीं डाला गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इंटरफॉल शब्द कौन चीज से संबंधित है? इंटरफॉल शब्द निम्नलिखित में किसके संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं? तो विषाणु रक्षक प्रोटीन के लिए जो है, विषाणु रक्षक प्रोटीन के लिए इंटरफॉल शब्द का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको थोड़ा मिस हो गया दोस्तों।
बोल रहा है कि पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको आर्विड आर्विड कार्लसन को जो है पार्किंसंस बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक जैव संकेतक नहीं है। जल प्रदूषक जैव संकेतक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको स्टोन फ्लाई जो है जल प्रदूषक संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कौन जो है मिट्टी को है उपजाऊ बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को क्या बनाता है उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। अगला प्रश्न है आपको 123 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को की प्रस्तावित किया था। थोड़ा इसमें क्वेश्चन का फोटो दोस्तों ठीक से नहीं आया है, एडजस्ट कीजिएगा। बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपको एजी टांसले ने। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में जो है बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों अनंत मनोहर बने हैं। कौन बने हैं अनंत मनोहर। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उथुप को पद्म विभूषण 2014 से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन ने जंग फराउ जोच के प्रसिद्ध आइस प्लेस ने एक पट्टिका के साथ किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया है। सही उत्तर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा को। कौन हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत ने कितने फ्रांसीसी नागरिकों को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया है। कितने फ्रांसीसी को पद्म श्री मिला है 2024 में। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 लोगों को। 4 फ्रांसीसियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है इस बार। अगला प्रश्न है आपको कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगला प्रश्न है आपको आपको दिया हुआ यहाँ पे कि लॉस एंजल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता कौन है। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता दोस्तों जो है आपको कौन कौन है। सही उत्तर हो जाएगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ये दोनों हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कितने शख्सियत को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत पूछ रहा है कि कितने शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाए। तो 4 लोगों को जो है मरणोपरांत इस बार जो है भारत रत्न दिया गया है। और टोटल भारत रत्न जो है 5 लोगों को इस बार दिया जाएगा। कितने लोगों को 5 लोगों को। अगला प्रश्न है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक का नाम क्या है जिन्होंने 2023 में अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया। अक्टूबर 2023 को भारत का
दौरा किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको गैलेन मैकग्रा, गैलेन मैकग्रा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में लगभग कितनी गिरावट अंतर दर्ज किया गया है? कितना गिरावट जो है दर्ज किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको 19%। कितना दर्ज किया गया है? 19%। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 का महिला वुशु एथलीट जो है दोस्तों किसे नाओएरम रोसिबिना को जो है वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट जो है घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जीके जीएस के सभी प्रश्न का भी हम आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।